नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। इस भाग में हम प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूरोसाइंस और योग को मिलाकर कुछ बातें। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऊर्जा के केंद्र। ध्यान का ऊर्जा के संबंध के बारे में अब सोचना है। ब्रह्मांड में जो भी है वो किसी तरह ऊर्जा बाहर फेंकता रहता है। ध्यान करने से ऊर्जा का बहुत प्रभाव पड़ता है, ये अब जानना है। प्रकाश, ज्ञान और किसी भी तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। यही बिजली और चुंबकीय लहरें या शक्ति के रूप में होता है। इस ऊर्जा को हम इंद्रियों से देख नहीं सकते। जो हम जान सकते हैं वो है वस्तु, उनका आकार, उनका वजन। कोई आदमी है या प्राणी है या अनेक अनेक जगह हैं जहां हम जा सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, हमारे आसपास हैं या दूर दूर हैं। हर जगह में अनेक लहरें होती हैं जो कि विविध बातों के ज्ञान से भरी होती हैं। उनको हम ना तो देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। उन स्पंदनों को पकड़कर उनका अर्थ पता ही नहीं कर पाते। जैसे रेडियो की सुई अगर ठीक जगह लाएं तो ही हम कोई खास रेडियो का केंद्र सुन सकते हैं, वैसे ही अगर हम हमारी सुई अलग अलग केंद्रों से जोड़ें तो फिर हम काफ़ी कुछ ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जो कुछ दिखता है उस प्रकाश की कुछ स्पंदन संख्या होती है। वो संख्या बढ़ गई तो क्रमशः अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें होती हैं, और अगर स्पंदन संख्या कम होती जाए तो क्रमशः इंफ्रारेड और रेडियो के स्पंदन आते हैं। जो दिख सकती हैं वो तो बहुत थोड़ी स्पंदन संख्या प्रकाश के रूप में दिख सकती है। उससे अधिक या कम स्पंदन संख्या हो तो हमें पता ही नहीं चलता, वो हम देख नहीं सकते। जो लहरों का स्पंदन हमें पता नहीं चलता वो भी होता तो है, और इन लहरों में एक सेकंड में कितनी लहरें आती हैं वो उस लहर की स्पंदन संख्या है। हम जो रंग देखते हैं उनमें से 450 प्रति सेकंड ये संख्या लाल रंग की है और 750 प्रति सेकंड ये संख्या नीले रंग की है। सन 1939 में सिमियोन डेविटोविच किर्लियन ने जो दिखती नहीं उन इलेक्ट्रोचुंबकीय लहरों का फोटो खींचकर आंकने का प्रयास किया। उसका कहना था कि आदमी, प्राणी, वनस्पति और वस्तु सब में से ऐसी लहरें निकलती रहती हैं। हर एक की अलग लहर होती है, और अगर हम में उनसे मिला संदेश पहचानने की क्षमता हो तो हम उसे जान भी सकते हैं। एक सेकंड में लहरों की संख्या जितनी अधिक उतनी स्पंदन संख्या अधिक और उनका कद उतना ही छोटा। हाल ही में सन 1996 में पता चला है कि हर चीज़ के, जीवित चीज़ के अंदर से डीएनए से बायोफोटॉन निकलते हैं और अन्य पेशियों तक कुछ ज्ञान पहुंचाते रहते हैं। जितनी अधिक संख्या में ये ज्ञान पहुंचाते हैं उतनी ही स्पष्टता उस ज्ञान में होती रहती है। शरीर के ही अंदर इच्छित जगह ज्ञान पहुंचाने का ये एक मार्ग है। जो पेशी बायोफोटॉन दूसरे पेशियों तक नहीं पहुंचा सकती वो निश्चित ही बीमार पेशी रहती है। फिर उस बीमार पेशी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे मिलती नहीं, क्योंकि वो संदेश पहुंचा ही नहीं सकती। हर पेशी अन्य पेशियों से इस तरह बात कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर हर पेशी एक दूसरे को कुछ बताती रहती हैं। ऐसी ही लहरें शरीर से बाहर भी जाती रहती हैं। कोई व्यक्ति उनको अगर समझ पाता है तो उसे बहुत बातें समझ में आ जाती हैं।
इसका अर्थ ये भी हुआ कि जो दिखता है उसके विचारों में ही हम अटके रहे तो इस सारे ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। और ये भी हुआ कि अन्य लोगों की लहरों को हम पहचान भी सकते हैं और उनसे ज्ञान हासिल भी कर सकते हैं। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं फिर भी। और ये भी हुआ कि हम इंद्रियों के द्वारा जानी बाहरी चीज़ों में अपनी सोच और बुद्धि अगर नहीं लगाएं तो उतना ही अधिक ज्ञान हम बाहर से हासिल कर सकते हैं। हमारे शरीर के एक एक भाग पर और उसके आसपास एकाग्र होना ज़रूरी है, बारी बारी से, क्योंकि उससे हम एकाग्र होने का अभ्यास कर सकेंगे। हम अनेक बार कई बातों पर एक ही समय ध्यान देते रहते हैं और फिर हमारा ध्यान बिखर जाता है और सच तो किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। फिर मन डांवाडोल हो जाता है और किसी बात पर ठीक से विचार ही नहीं कर पाते। विचार अगर स्पष्ट नहीं हो तो भावना स्पष्ट नहीं होती। कोरस संगीत में जब सब एक साथ गाना गाएं तो अच्छा संगीत होता है, और अगर हर कोई अपने खुद के ताल, सुर और आवाज़ में गाए तो वो संगीत एक निरर्थक शोर मात्र रह जाता है। अगर किसी संकट या पहेली का बार बार विचार करें तो मन पर तनाव आ जाता है। फिर हम बाहरी लहरों को समझ भी नहीं सकते और उनका उपयोग भी नहीं कर सकते। हम अपने ही विचार में, अपने ही संकट में जुड़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम दैनिक जीवन से संबंधित बातों से दूर हो जाते हैं, विचारों की तंग गली से या पिंजरे से निकलकर विस्तीर्ण मैदान में आ जाते हैं तो खुले आकाश में आ जाते हैं। दूर दराज से आई लहरों को जान सकने लगते हैं, शून्य में बसी लहरों और ऊर्जा को पहचानने लगते हैं, और फिर हमारे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में फर्क हो जाता है। बीटा लहरों से अल्फा लहरें बननी शुरू हो जाती हैं। तब हम कुछ जानते रहते हैं, खुद कुछ खास विचार नहीं करते। जब हमारे दिमाग के फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम कम हो जाता है तो संशय भी कम हो जाते हैं और हम सबकॉन्शियस से जुड़ जाते हैं। फिर हम हमारी ऊर्जा के चक्रों पर स्थिर हो सकते हैं, जो कि योग में समझाई गई है। जिस चक्र पर हम ध्यान देते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं। फिर ये चक्र कार्यान्वित हो जाते हैं। फिर उनसे संबंधित शारीरिक भाग अधिक कार्य करने लगता है। फिर उस काम के लिए जो भी हार्मोन, रसायन और न्यूरॉन की ज़रूरत होती है वो भी काम करने लगते हैं। हर ऊर्जा केंद्र का कुछ खास काम होता है और उसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार सब कुछ किया जाता है। अगर हम अपनी इच्छा से कुछ ऊर्जा केंद्र उत्तेजित कर सकें तो अनेक तरह की बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। कुछ जीन भी अधिक काम करने लगते हैं और कुछ जीन कम काम भी करने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे ऊर्जा केंद्र कैसे काम करते हैं। हर केंद्र में कुछ ज्ञान होता है। हम किस बात का विचार कर रहे हैं उस पर हमारी ज़रूरत निर्भर करती है। उसी के अनुसार वो केंद्र उत्तेजित होता रहता है अपने आप। ये केंद्र शरीर में नीचे से ऊपर तक इस प्रकार है। नंबर 1, इंफीरियर मेसेंटरिक प्लेक्सस, पुरुष और स्त्री जनन केंद्र यानी मूलाधार चक्र। नंबर 2, सुपीरियर मेसेंटरिक प्लेक्सस, इनका पचन क्रिया और पाचक रसों से बहुत संबंध होता है। तीसरा, सोलर प्लेक्सस, इसका मुख्य संबंध एड्रिनलिन ग्रंथि से होता है। चौथा, हृदय का केंद्र, इसका संबंध थाइमस ग्रंथि से भी होता है। पांचवा केंद्र, थायराइड प्लेक्सस, इसका थायराइड ग्रंथि से संबंध होता है। छठा केंद्र, पिनियल प्लेक्सस, इसका पिनियल ग्रंथि से संबंध होता है। और सातवां केंद्र होता है पिट्यूटरी प्लेक्सस, इसका पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंध होता है।